हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार चलो इस हफ्ते की करंट अफेयर्स देखते हैं। इसमें अपना पहला टॉपिक है पद्म अवार्ड्स के ऊपर। अभी भी पद्म अवार्ड्स मिले थे, ठीक है। पद्म अवार्ड्स कब दिए जाते हैं? पद्म अवार्ड्स 26 जनवरी को रिपब्लिक डे वाले दिन दिए जाते हैं। इसके अंदर ना 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। 3 कैटेगरीज हैं। एक है तुम्हारा पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण और एक है पद्मश्री। पद्म विभूषण किसे दिया जाता है? पद्म विभूषण दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज के लिए, ठीक है। पद्म भूषण दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, ठीक है। पद्मश्री दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। तो देखो यार, तुमसे ना पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पद्म भूषण किस चीज के लिए दिया जाता है? इट इज गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। तो ये याद रखना। जो पद्म अवार्ड्स होते हैं ना, ये किस में मिलते हैं? जैसे तुमको आर्ट एंड सोशल वर्क के लिए मिलते हैं, पब्लिक अफेयर्स के लिए मिलते हैं, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स एंड सिविल सर्विस। तो इन कैटेगरीज के अंदर तुम्हें पद्म अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। आरवीसी, आरवीसी की फुल फॉर्म है रीमाउंट एंड वेटिनरी कोर, ठीक है। ये कोर है किसके अंदर? इंडियन आर्मी के अंदर, ठीक है। इस कोर का काम क्या है? ये कोर करती है ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ आर्मी के एनिमल्स। जैसे जो भी आर्मी के अंदर घोड़े हैं, डॉग्स हैं, उन सब की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो आरवीसी करती है। 26 जनवरी पे जैसे कंटिंजेंट होते हैं ना, जो आरवीसी का कंटिंजेंट होता था, उसमें ना हमेशा डॉग्स होते थे। इस बार पहली बार एक स्पेशली क्यूरेटेड कंटिंजेंट बना है जिसमें डॉग के अलावा हॉर्सेस और सारे एनिमल्स भी हैं, ठीक है। अब देखो यार, ये एक लैंग्वेज है कोक बोरोक, जो न्यूज में है काफी। कोक बोरोक कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये एक क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना। कोक बोरोक त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है 1979 से, ठीक है। ये वाली जो लैंग्वेज है ना, ये अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, ठीक है। 5 डेकेड्स के बाद ये पहली बार डॉक्यूमेंट हुई है। इसको डॉक्यूमेंट किसने किया है? नरेश चंद्र देबर्मा ने। इन्होंने इसे डॉक्यूमेंट किया है। इसे डॉक्यूमेंट करने के लिए इन्हें पद्म अवार्ड से भी नवाजा गया है, ठीक है। तो याद रखना कि कोकबोरो कहाँ की लैंग्वेज है? त्रिपुरा की। 1979 में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा बनाया गया था। ये अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, रिसेंटली डॉक्यूमेंट हुई है। किसने किया है? नरेश चंद्र देबर्मा ने, जिसके लिए इन्हें पद्म पद्म अवार्ड भी मिला है। ये लैंग्वेज देवनागरी लिपि में भी लिखी जा सकती है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्या कोकबोरोक 8th स्केड्यूल में है? तो जिनको 8th स्केड्यूल नहीं पता, पहले ये जान लेते कि 8th स्केड्यूल में क्या है। 8th स्केड्यूल में तुम मान लो कि एक लिस्ट है जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है। उसके अंदर कोक बोरोक का नाम नहीं है। तो ये याद रखना, कोक बोरोक सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा है, बट वो हमारे 8th स्केड्यूल में नहीं है। मतलब इट इज नॉट पार्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। रामसर साइट्स, देखो यार पहले तो जानते हैं रामसर साइट्स कौन सी होती है। जो वेटलैंड्स नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस की है ना, उनकी वो सारी साइट्स रामसर साइट्स में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। अभी अभी ना इंडिया की 4 साइट इसके अंदर और ऐड हुई हैं। तो तुम्हें वो पता होना चाहिए कि वो साइट कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। देखो जो इंक्लूड हुई है वो है पटना बर्ड सेंचुरी। तुम नाम पे मत जाना इसमें कि पटना है तो बिहार में होगा। ये जो बर्ड सेंचुरी है ये इट्टा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि है यूपी में। और जो ये वेटलैंड है ना, ये वाली वेटलैंड वो फ्रेश वाटर वाली है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो
पटना वेटलैंड है वो फ्रेश वाटर है या सलाइन है, तो तुम किस पे टिक करोगे? फ्रेश वाटर के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट जो ऐड हुई है वो है चारी ढांड। ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि है गुजरात के अंदर। ये वाली वेटलैंड सीजनल सलाइन है। ठीक है, ये फ्रेश वाली नहीं है, जैसे ऊपर वाली तुम्हारी फ्रेश की थी ना, ये सलाइन की है। तीसरी जो ऐड हुई है वो है शेखा झील बर्ड सेंचुरी। ये है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। ठीक है। इस वाली रामसर साइट की एक खास बात ये है कि ये आर्टिफिशियली बनाई गई है। ये आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ठीक है। अगली जो कि इंडिया की 100th साइट थी जो रामसर साइट्स में ऐड हुई थी, वो है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जो कि बालिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि है यूपी में। ये भी फ्रेश वाटर वेटलैंड है। तो देखो यार, तुम्हें पता चल गया रामसर साइट्स किस में होती है। वो साइट्स जो वेटलैंड है और वो नेशनल इंपॉर्टेंस की है, वो आती है रामसर साइट्स के अंदर। पटना है ईटा यूपी, जो कि फ्रेश वाटर है। चारी डांड जो कि कच्छ में है, जो कि सीजनल सलाइन है। शेखा झील जो यूपी में है, जो आर्टिफिशियली फ्रेश वाटर वेटलैंड है। एंड 100 साइट विच वॉज एडेड इन रामसर साइट इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जो कि बालिया डिस्ट्रिक्ट यूपी में है। इसका टाइप फ्रेश वाटर है। ठीक है। अब देखो यार, एक म्यूजियम है जो अभी न्यूज में है, जो इंडिया के तीन, क्या बोलते हैं, तीन मूर्तियों को वापस कर रहा है। वो है स्मिथसोनियंस नेशनल म्यूजियम। पहले तो जानते हैं कि ये म्यूजियम कहाँ पर है। ये म्यूजियम वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो हमको पहले पता होना चाहिए स्मिथसोनियंस नेशनल म्यूजियम इज इन वॉशिंगटन डीसी। अब ये ना इंडिया के तीन मूर्तियों को वापस कर रहा है। वो तीन मूर्तियां कौन सी है हमें वो पता होनी चाहिए। उनमें से पहली मूर्ति है शिव नटराज की, जो कि चोला पीरियड से, पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ने जो शिव नटराज की मूर्ति हमें वापस की है वो कौन से पीरियड की है, तो तुम क्या टिक करोगे? वो चोला पीरियड की है, जो कि 10वीं सेंचुरी 10th सेंचुरी की है वो जो मूर्ति है। दूसरी जो वो रिटर्न कर रहे हैं वो है सोमस्कंदा। ये भी चोला पीरियड की है, बट ये 12th सेंचुरी की है। ठीक है। तीसरी मूर्ति जो ये रिटर्न कर रहे हैं वो है सेंट सुंदरर विद परवाए। ये जो मूर्ति है ये विजयनगर पीरियड की है, ऑफ 16th सेंचुरी। तो तुम ये तीन नाम याद रखना। और ये कहाँ से आ रही है? स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम, जो कि वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है। निप्पा वायरस है। थोड़े थोड़े दिनों में निप्पा वायरस के ऊपर न्यूज आती रहती है। अभी भी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश में एक फिर से इसका आउटब्रेक हो गया है। ठीक है। एनुअली बांग्लादेश में इसका आउटब्रेक होता ही रहता है। तो हम जानते हैं कि निप्पा वायरस किस टाइप का वायरस है। देखना यार, लोगों को लगता है कि ये ना एवियन एवियन होते हैं जो वायरसेस बर्ड्स में पाए जाते हैं, ये एक टाइप का एवियन वायरस है। बट ऐसा नहीं है। निप्पा वायरस एक टाइप का जूनोटिक वायरस है। ठीक है। जो कि मतलब जूनोटिक मतलब मैमल्स, तो क्योंकि लोगों को लगता है बैट एक बर्ड है। बैट एक बर्ड नहीं, बैट एक मैमल है। तो इससे याद रखना कि निप्पा वायरस इज अ टाइप ऑफ जूनोटिक वायरस, नॉट अ एवियन वायरस। ठीक है। निप्पा वायरस अब किस किस चीज को इफेक्ट कर सकता है? निप्पा वायरस बैट्स को, पिग्स को, डॉग्स को, हॉर्सेस को एंड ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। इससे ह्यूमंस में क्या होता है? एनसेफेलाइटिस हो जाता है। एनसेफेलाइटिस का मतलब है ब्रेन की इन्फ्लेमेशन। ब्रेन ना इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रेन ब्रेन का ड्यू टू निप्पा वायरस। ठीक है। ये ह्यूमंस में आता कहाँ से? कंटेमिनेटेड फ्रूट के कारण या फिर पाम सैप के कारण ये ह्यूमंस के अंदर भी आ जाता है। ठीक है। अब देखते हैं यार, कटुमरन। तुमने अभी देखो रिसेंटली तुमने ये तो सुना ही है कि आईएनएस कौंडिन्या न्यूज के अंदर थी, है ना? जब ये न्यूज में थी ना, तब एक और बोट की बात हो रही थी जिसका नाम है कटुमरन। कटुमरन एक ट्रेडिशनल
तमिल वाटर क्राफ्ट होते हैं, जो कि देखो तुम ये देख सकते हो कैसे लॉग्स को बांध बांध के ये एक बोट बनी हुई है, यहाँ से इनको बांध दिए। तो ट्रेडिशनल तमिल वाटर राफ्ट मेड बाय टाइंग वुडन लॉग्स, इस टेक्निक को कटुमरन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अपना भ्रातृ बिकम्स ब्रदर होता है ना, ऐसे ही कटुमरन इंग्लिश में बन गया कैटमरन। ठीक है, कैटमरन एक फास्ट सेलिंग बोट्स है जिसमें दो हल होते हैं। कैटमरन को कटुमरन से ही लिया गया था। ठीक है, तो तुम याद रखना कि कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, दिस टर्म मीन्स व्हाट। तो मान लो अगर कटुमरन आए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एक ट्रेडिशनल तमिल वाटर राफ्ट है, और कैटमरन इसी का ही इंग्लिश नाम है जिसका मतलब है अ फास्ट सेलिंग बोट विद टू हल्स। ठीक है, अब देखो यार, क्वेश्चन क्या आ सकता है, उस्ता आर्ट कहाँ से आई है? तो जो राजस्थान का कंटिंजेंट था ना इस बार हमारे 26 की रिपब्लिक डे परेड के अंदर, उसकी थीम थी गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट, बीकानेर गोल्ड आर्ट। ठीक है, बीकानेर की गोल्ड आर्ट को हम उस्ता आर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर तुम ये देख सकते हो, ये जैसे सोने का है, तो इसके अंदर एम्ब्रॉसिंग टेक्निक यूज होती है यूजिंग गोल्ड की फॉइल। ये गोल्ड फॉइल यूज करते हैं, और ये आर्ट फॉर्म कहाँ की है? बीकानेर की। तो उस्ता आर्ट इज फ्रॉम बीकानेर। ठीक है, अच्छा, अब देखो यार, जो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट वाला हमारी मिनिस्ट्री है, वो एक नई चीज को इंडिया में लेके आ रही है जिसको हम बोलते हैं V2X। V2X की फॉर्म फुल फॉर्म है व्हीकल टू एवरीथिंग। ठीक है, ये इंडिया में क्यों आ रही है और क्यों इसकी ज़रूरत है? ये इसकी इंडिया में ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इंडिया रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। हमारे देश में बहुत ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए हमें V2X की ज़रूरत है। ठीक है, V2 इसके अंदर ना चार पांच चीजें हैं, तो हम उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। V2X में सबसे पहला है व्हीकल V2V, जो कि होता है व्हीकल टू व्हीकल, जिसमें दो व्हीकल आपस में बात करेंगे, एक दूसरे की स्पीड पता कर लेंगे, डायरेक्शन पता कर लेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं, ताकि उनका कोलिजन ना हो। ठीक है, इसके लिए जो मिनिस्ट्री ने ना 30 गीगा वाली जो फ्रीक्वेंसी है, उसको बोला है कि ये जो V2V है इट विल यूज 30 गीगा की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, V2I ये है व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर है V2P, ये है व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पेडेस्ट्रियन को इससे पता चल जाएगा। V2N है व्हीकल टू नेटवर्क, पूरा एक नेटवर्क बन जाएगा। V2G है व्हीकल टू ग्रिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना, ये सारी की सारी चीजें V2X के अंदर आती हैं, जो कि है व्हीकल टू एवरीथिंग। इट कंटेन्स व्हीकल टू व्हीकल, व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन, व्हीकल टू नेटवर्क, व्हीकल टू ग्रिड, ताकि हमारे रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाए। ठीक है, पोलर वोर्टेक्स, अभी अभी ना यार एक जो साइंस का फिनोमिना है ना पोलर वोर्टेक्स, ये बहुत देखा गया हमारे नॉर्थ पोल के ऊपर। तो पहले तो जानते कि पोलर वोर्टेक्स होता क्या है। ये ना एक लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर होता है, जो कि आपके पोलर रीजन में ना ऐसे स्वर्ल करता रहता है, विच स्वर्ल्स अराउंड बोथ द पोलर रीजन्स। ठीक है, अब ये दो टाइप का हो सकता है, या तो ये ट्रोपोस्फेरिक हो सकता है या ये स्ट्रेटोस्फेरिक हो सकता है। जो नीचे होते हैं, जो ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट तक होते हैं, उनको बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक। जो ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होते हैं वो होते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक। तो पोलर वोर्टेक्स क्या है? क्वेश्चन आ सकता है, इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर। ये दो टर्म्स याद रखना, विथ स्वर्ल्स अराउंड बोथ द पोलर रीजन्स, की ये नॉर्थ पोल पे भी हो सकते हैं और ये साउथ पोल पर भी हो सकते हैं। ठीक है यार, अभी अभी ना एक रिपोर्ट आई थी जो थी अ ब्रेथ ऑफ चेंज, सॉल्यूशंस फॉर क्लीनर एयर इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स एंड द हिमालयन फुटहिल्स। तो ये जो रिपोर्ट थी ना, ये किसने निकाली थी?
वर्ल्ड बैंक ने। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, वो तुम्हें इस रिपोर्ट का नाम दे देगा और पूछेगा तुमसे कि ये रिपोर्ट किसने दी थी, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये वर्ल्ड बैंक ने दी थी। इस रिपोर्ट में मोटा मोटा बात क्या हो रही है कि लेट से जब हमारे पास विंटर्स चल रही होती है ना, तो नॉर्थ वेस्ट से हवा आ रही होती है, तो पाकिस्तान की एयर इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान का पोल्यूशन है ना, इट अफेक्ट्स रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में बोलता है कि एक देश का पोल्यूशन सिर्फ उसी जगह सीमित नहीं है, इट क्रॉसेस द बाउंड्रीज एंड इट अफेक्ट्स द अदर नेशन ऑल्सो। जैसे पाकिस्तान का इंडिया को अफेक्ट करता है, तभी तो ये बोलता है इन द इंडो गैंजेटिक प्लेन्स एंड द हिमालयन फुटहिल्स। तो ये बोलता है कि दो कंट्रीज को साथ में मिलके काम करना चाहिए ताकि एक का पोल्यूशन दूसरे को अफेक्ट ना करे। ठीक है, अब देखो यार, एक है ना, अरुंधति रॉय को अवार्ड मिला है जिसका नाम है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। ठीक है, और ये अवार्ड किसको मिला है, अरुंधति रॉय को। कौन सी किताब के लिए, इन्होंने एक किताब लिखी थी मदर मेरी कम्स टू मी। इस किताब के लिए अरुंधति रॉय को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, मदर मेरी कम्स टू मी किसने लिखी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए अरुंधति रॉय। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो तुम्हें पता होना चाहिए अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है यार, ये टर्म थोड़ा याद रखना, इसका नाम है डिस्कम्बोबुलेटर। ये टर्म किस लिए, ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि जो वेपन उन्होंने वेनेजुएला के लिए यूज किए थे उसको उन्होंने टर्म दिया है डिस्कम्बोबुलेटर। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, विच वेपन वाज यूज्ड इन वेनेजुएला बाय यूएसए, इट वाज डिस्कम्बोबुलेटर। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026। ठीक है, इसके अंदर सॉलिड वेस्ट को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है तुम्हारा वेट वेट वेस्ट, फिर है तुम्हारा ड्राई वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट एंड स्पेशल केयर वेस्ट। वेट वेस्ट आएगा ग्रीन कलर के डस्टबिन में जिसमें तुम इकट्ठा करोगे, ड्राई वेस्ट इकट्ठा किया जाएगा ब्लू कलर के डस्टबिन में, सैनिटरी वेस्ट रेड कलर के डस्टबिन में एंड स्पेशल केयर वेस्ट इन अ ब्लैक कलर का डस्टबिन। इस पूरे रूल्स में ना इन्होंने एक टर्म बताई है जो कि है बल्क जनरेटर्स। जो लोग बल्क में सॉलिड वेस्ट को जनरेट करते हैं ना, उनको बल्क जनरेटर्स कहा जाएगा। वो कौन कौन होंगे, ऐसी कंपनी या ऐसे जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट जिनका फ्लोर एरिया मोर देन 20,000 स्क्वायर मीटर है, वो बल्क जनरेटर्स हैं। या फिर जिनका वाटर कंजम्पशन इज मोर देन 40,000 लीटर पर डे है, या फिर जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं मोर देन 100 kg पर डे, ये तीनों आएंगे बल्क जनरेटर्स के अंदर। तुम समझ गए कौन से, जिनका फ्लोर एरिया इज मोर देन 20,000 स्क्वायर मीटर, वाटर कंजम्पशन इज मोर देन 40,000 लीटर पर डे, या फिर वेस्ट विच इज जनरेटेड इज मोर देन 100 kg पर डे, दीज कम अंडर बल्क जनरेटर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026, वेस्ट इज डिवाइडेड, सॉलिड वेस्ट इज डिवाइडेड इन 4 स्ट्रीम्स। ठीक है, अच्छा है, अब थोड़ी ना एडिशनल इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे जो कि बजट में डिस्कस हुई थी। यहाँ पे ना 2-3 टर्म्स हैं तो तुम इनको ध्यान रखना। पहली टर्म आई थी बायोफार्मा शक्ति। शक्ति की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसमें क्या है, बजट प्रोजेक्ट टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसके तहत हम ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश करेंगे, बायोफार्मा शक्ति। सेकंड है ऑरेंज ऑरेंज इकोनॉमी। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, शी अनाउंस्ड कंटेंट क्रिएटर लैब्स टू बूस्ट इंडियाज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर। ठीक है, इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो ये याद रखना, ऑरेंज इकोनॉमीज फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इनसे मिलके ऑरेंज इकोनॉमी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत विस्तार। विस्तार की फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज।
ये क्या है? भारत विस्तार एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल है, ठीक है? It shall integrate the AgriStack portals and iCar package on agriculture practice with the AI system. तो भारत विस्तार is related to agriculture. Orange economy is related to animation, visual, gaming and comic. Biopharma Shakti is related to India becoming a global biopharma. तो ये तीनों terms तुम याद रखना, ठीक है? तो चलो स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर फिनिश्ड विद वीक 5 करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे और आप इन्हें याद रखेंगे। सो विद दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।